आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि की इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी शिक्षार्थियों के लिए इस विषय को बहुत आसान कर दिया गया है। संधि। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है, बदलाव करती है, उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, जैसे कि दिवसावसान। दिवसावसान का संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा कि दिवस जमा अवसान। दिवस से अभिप्राय दिन, अवसान से अभिप्राय समाप्ति। अब हम दिवसावसान शब्द को वर्ण विच्छेद करते हुए संधि को सीखेंगे। हम देखते हैं कि दिवस शब्द के अंदर अंतिम ध्वनि अ है तथा अवसान शब्द के अंदर पहला अक्षर पहली ध्वनि अ है। जब अ जमा अ मिलते हैं तो आ ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे दिवसावसान शब्द का निर्माण होता है। संधि के कुछ अन्य उदाहरण। अब हम संधि को कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। रसायन। रसायन का संधि विच्छेद होगा रस जमा अयन। इस उदाहरण में अ एवं अ मिलकर आ बन गया है एवं अ का लोप हो गया है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है पर जमा उपकार। इस उदाहरण में अ एवं उ मिलकर ओ बन गया है, उ का लोप हो गया है। हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो ध्वनियों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम इन तीनों भेदों का अध्ययन अलग अलग वीडियो में करेंगे। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। संधि का पहला भेद स्वर संधि। हम आज स्वर संधि के अंतर्गत पहले भेद दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हिंदी स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा इसके अलावा दो अयोगवा हैं। पहला अयोगवा अंग, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरा अयोगवा अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत यही स्वर संधि का निर्माण करते हैं। संधि विषय के अंतर्गत हम सबसे पहले स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि
जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या से अभिप्राय शिक्षा तथा आलय से अभिप्राय घर होता है। विद्यालय के वर्ण विच्छेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यालय शब्द में विद्या जमा आलय शब्द जुड़े हुए हैं तथा विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा आलय शब्द की पहली ध्वनि आ है। जब दोनों ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो एक आ ध्वनि का लोप हो जाता है, जिससे कि विद्यालय शब्द का निर्माण होता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। दो आ मिलने से उनमें से एक आ का लोप हो गया है तथा इससे स्वर संधि का निर्माण होता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। आज हम स्वर संधि के भेदों में पहले भेद दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। संधि विषय के अंदर हमारा आज का विषय बिंदु है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को आसानी से इस प्रकार से भी सीख सकते हैं। जब किसी शब्द में आ, इ, बड़ी ई की मात्रा, उ, बड़े उ की मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। जब दो शब्दों की संधि करते समय अ, आ के साथ अ, आ हो तो आ स्वर का निर्माण होता है। जब इ के साथ इ हो तो इ बनता है। जब उ के साथ उ हो तो उ बनता है। इस संधि को हम ऋषभ संधि भी कह सकते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। हम देखते हैं कि पुस्तक जमा आलय से पुस्तकालय शब्द का निर्माण होता है। पुस्तक से अभिप्राय किताब तथा आलय से अभिप्राय घर होता है। पुस्तकालय शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो पुस्तक शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि आ होती है। जब इन दोनों ध्वनियों का जोड़ होता है तो यह दोनों ध्वनियाँ आ ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि को आसानी से हम इस प्रकार भी सीख सकते हैं कि जब किसी शब्द में आ, इ, बड़ी ई की मात्रा, उ, बड़े उ की मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। अब हम संधि व्याकरण पाठ के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के निर्माण के प्रारूप को सीखेंगे। हम यह सीखेंगे कि अ जमा अ तथा आ जमा अ किसी भी प्रारूप में एक दूसरे के साथ योग करते हैं, जुड़ते हैं, तब आ ध्वनि का निर्माण होता है। उसी कड़ी में हम इसे सीखेंगे कि अ जमा अ जमा आ जमा आ तथा आ जमा आ आने से भी आ ध्वनि का निर्माण होता है। हम इसे और अच्छी तरह से
इस प्रकार भी सीख सकते हैं कि जब किसी शब्द के अंदर हमें उसके अंतर्गत आ ध्वनि दिखाई देती है तो हम उससे यह भी सीख जाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। दीर्घ स्वर संधि के इस प्रारूप का अध्ययन हम विस्तार से इसी वीडियो में आगे करेंगे। दीर्घ स्वर संधि में हमने ये सीखा है कि अ जमा अ योग होने से आ ध्वनि का निर्माण होता है। आगे हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी को हम विस्तार से सीखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि दीप जमा अवली से दीपावली शब्द का निर्माण हो रहा है। दीप शब्द का अभिप्राय दिया तथा अवली शब्द का अभिप्राय होता है पंक्ति तथा कतार। हम यहाँ पर दीपावली शब्द का वर्ण विच्छेद करते हुए भी यह सीखते हैं कि जब दीप शब्द की अंतिम ध्वनि को पढ़ा जाता है तब वहाँ पर अ ध्वनि होती है तथा अवली शब्द के अंदर पहली ध्वनि अ होती है। जब इन दोनों ध्वनियों को जोड़ा जाता है, उनकी संधि की जाती है तो आ ध्वनि का निर्माण होता है और उससे दीपावली शब्द का निर्माण होता है। स्वर संधि में अब हम अ जमा अंग बराबर आ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अ जमा अंग आने से संधि मुश्किल नहीं हो जाती। यहाँ पर एक अन्य बात जिसका ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है कि अनुस्वार अंग का निर्माण अ ध्वनि से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसे बिल्कुल भी मुश्किल ना समझा जाए। बीज जमा अंकुर से बीजांकुर शब्द का निर्माण हुआ है। बीज से अभिप्राय बोने के लिए दाना तथा अंकुर से अभिप्राय है उगना। जब हम बीजांकुर शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो बीज शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा अंकुर शब्द की पहली ध्वनि अंग है। जब हम इनका योग करते हैं, इनकी संधि करते हैं तो आ शब्द का निर्माण होता है। जब हलंत युक्त ज के अंदर आ ध्वनि जुड़ती है तो जा का निर्माण होता है, जिससे बीजांकुर शब्द का निर्माण होता है। मैं एक बार पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अंग तथा विसर्ग दोनों अयोग व अक्षरों का ध्वनियों का निर्माण अ ध्वनि से हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल ना माना जाए। यह सिर्फ आप अ तथा अ ध्वनि का योग आ समझकर आसानी से इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि में अब हम अ जमा आ बराबर आ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। देव जमा आलय से देवालय शब्द का निर्माण हुआ है। देव से अभिप्राय देवता तथा आलय से अभिप्राय घर होता है। जब हम देवालय शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो देव शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा आलय शब्द की पहली ध्वनि आ है। यह दोनों ध्वनियाँ मिलकर जुड़कर आ ध्वनि का निर्माण कर रही हैं, जिससे कि देवालय शब्द का निर्माण हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम आ जमा अ बराबर आ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। विद्या जमा अर्जन से विद्यार्जन शब्द का निर्माण हो रहा है। विद्या से अभिप्राय शिक्षा तथा अर्जन से अभिप्राय प्राप्त करना होता है। विद्यार्जन शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा अर्जन शब्द की प्रथम ध्वनि अ होती है। जब इन दोनों ध्वनियों का जोड़ किया जाता है, संधि की जाती है, तो आ शब्द का निर्माण, आ ध्वनि का निर्माण होता है
जिससे विद्यार्जन शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम आ जमा आ बराबर आ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। वार्ता जमा आलाप से वार्तालाप शब्द का निर्माण होता है। वार्ता से अभिप्राय बातचीत, आलाप से अभिप्राय कहना होता है। जब हम वार्तालाप शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वार्ता शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा आलाप शब्द की प्रथम ध्वनि आ होती है। जब इन दोनों ध्वनियों का जोड़ किया जाता है, संधि की जाती है, तो आ ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे वार्तालाप शब्द का निर्माण होता है। अब हम दीर्घ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसे सीखेंगे। दीर्घ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण हैं। उद्यय जमा अचल बराबर उद्याचल। यहाँ पर अ जमा अ से आ ध्वनि का निर्माण हुआ है। आम जमा आशय आमाशय। यहाँ पर अ जमा आ बराबर आ ध्वनि का निर्माण हुआ है। फल जमा आहार, इससे फलाहार शब्द का निर्माण हुआ है तथा इसके अंतर्गत आ जमा अ बराबर आ ध्वनि का निर्माण हुआ है। महा जमा आशय महाशय, इसके अंतर्गत आ जमा आ बराबर आ ध्वनि का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अ जमा आ तथा आ जमा अ किसी भी प्रारूप में किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो आ ध्वनि का निर्माण होता है तथा यह आ ध्वनि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। दीर्घ स्वर संधि विषय के अंतर्गत अब हम ई जमा ई तथा ई जमा ई का अध्ययन करेंगे तथा सीखेंगे कि इन ध्वनियों के आपस में जुड़ने से बड़ी ई ध्वनि का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 4 प्रारूप दिए गए हैं। ई जमा ई जमा ई जमा ई जमा ई। चारों प्रारूपों में किसी भी प्रकार से यह ध्वनि आती हैं तो इनके सामने बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। हम यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी शब्द के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम ई जमा ई बराबर ई का अध्ययन करेंगे। प्रति जमा इक बराबर प्रतीक। प्रति शब्द से अभिप्राय प्रत्येक तथा इक शब्द से अभिप्राय एक होता है। जब हम प्रतीक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्रति शब्द की अंतिम ध्वनि ई तथा इक शब्द की प्रथम ध्वनि ई होती है। यह ध्वनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो ई बड़ी ई की मात्रा का निर्माण करती हैं, जिससे कि यहाँ पर प्रतीक शब्द का निर्माण हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम ई जमा ई बराबर ई बड़ी ई की मात्रा का अध्ययन करेंगे। परि जमा इक्षा से परीक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। परि से अभिप्राय कथन तथा इक्षा से अभिप्राय विचार होता है। जब हम परीक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो परि शब्द की अंतिम ध्वनि ई छोटी ई तथा इक्षा शब्द की पहली ध्वनि ई बड़ी ई होती है।
जब इन दोनों ध्वनियों का जोड़ किया जाता है तो इ बड़ी ई की ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे परीक्षा शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम इ जमा ई बराबर ई का अध्ययन करेंगे। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र। मही से अभिप्राय धरती तथा इंद्र से अभिप्राय देवता होता है। जब हम महींद्र शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो मही शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा इंद्र शब्द की पहली ध्वनि ई होती है। जब इन ध्वनियों को आपस में मिलाया जाता है तो इ बड़ी ई की ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे मही जमा इंद्र जोड़ने से महींद्र शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम इ जमा इ बराबर इ बड़ी ई को सीखेंगे। रजनी जमा इश बराबर रजनीश शब्द का निर्माण हुआ है। रजनी से अभिप्राय रात, इश से अभिप्राय ईश्वर स्वामी बराबर चंद्रमा होता है। जब हम रजनीश शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो रजनी शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा इश शब्द की प्रथम ध्वनि इ होती है। इन दोनों ध्वनियों की संधि से इ बड़ी ई का निर्माण होता है, जिससे रजनीश शब्द का निर्माण होता है। अब हम दीर्घ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरणों में ई तथा इ ध्वनियों का अध्ययन करेंगे तथा इसे सीखेंगे। पहला उदाहरण है अति जमा इत, जिससे अतीत शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरा उदाहरण परि जमा इक्षक परीक्षक, यति जमा इंद्र यतीन्द्र, सती जमा इश से स्तीश शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि इ तथा इ दोनों ध्वनियाँ किसी भी रूप में आपस में जब जुड़ती हैं तो इ बड़ी ई ध्वनि का निर्माण होता है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी शब्द के अंदर बड़ी ई की मात्रा होती है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हुआ होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ, छोटा उ, बड़ा उ की ध्वनियों का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर यह सीखेंगे कि उ जमा उ जमा उ जमा उ जमा उ से उ बड़े उ की ध्वनियों का निर्माण हो रहा है। हमें यहाँ पर यह इस रूप में भी ध्यान अवश्य देना है कि जब भी उ तथा उ किसी भी रूप में आगे पीछे आकर आपस में जब जुड़ते हैं तो उ बड़े उ की ध्वनि का निर्माण होता है। आगे की इस वीडियो में हम इस उ बड़े उ की ध्वनि का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इसे सीखेंगे। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ जमा उ बराबर उ बड़े उ की ध्वनि का अध्ययन करेंगे। भानु जमा उदय भानुदय, जिससे अभिप्राय सूर्योदय होता है। भानु से अभिप्राय सूरज तथा उदय से अभिप्राय उगना होता है। जब हम भानुदय शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो भानु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा उदय शब्द की पहली ध्वनि उ, यह दोनों छोटे उ की ध्वनियाँ मिलकर उ
बड़े ऊ की ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे भानुद्य शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ जमा उ बराबर उ बड़े ऊ की ध्वनि को सीखेंगे। सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, सिंधु से अभिप्राय समुद्र, उर्मी से अभिप्राय लहर होता है। सिंधुर्मी शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सिंधु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा उर्मी शब्द की पहली ध्वनि उ आपस में मिलकर उ बड़े ऊ की ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे सिंधुर्मी शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ जमा उ बराबर उ बड़े ऊ की ध्वनि का अध्ययन करेंगे। भू जमा ऊपरी बराबर भूपरी शब्द का निर्माण होता है। भू से अभिप्राय धरती तथा ऊपरी से अभिप्राय ऊपर होता है। जब हम भूपरी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो भू शब्द की अंतिम ध्वनि है उ तथा ऊपरी शब्द की प्रथम ध्वनि है उ। जब इन दोनों ध्वनियों की संधि की जाती है तो उ बड़े ऊ की ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे भूपरी शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ जमा उ बराबर उ बड़े ऊ की ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सरयू जमा उर्मी बराबर सरयुर्मी। सरयू एक नदी का नाम है जिसके किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई थी। उर्मी से अभिप्राय लहर होता है। सरयुर्मी शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सरयू शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा उर्मी शब्द की पहली ध्वनि उ जब आपस में मिलती हैं तो उ बड़े ऊ की ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे सरयुर्मी शब्द का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि में अब हम उ तथा उ के कुछ अन्य उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। पहला उदाहरण है लघु जमा उत्तम लघुत्तम। दूसरा उदाहरण है लघु जमा उर्मी लघुर्मी। तीसरा उदाहरण है वधु जमा उक्ति वधुक्ति। चौथा उदाहरण है भू जमा ऊर्ध्व, जिससे शब्द बना है भूर्धव। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि जब उ जमा उ तथा यह दोनों ध्वनियाँ आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ती हैं तो बड़े ऊ की ध्वनि का निर्माण होता है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी शब्द के अंदर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। संधि विषय को और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हिंदी सारथी RS क्लासेज YouTube चैनल पर वर्ण विच्छेद की वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।